अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टेप के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2020 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो इंग्लिश पोर्शन है उसमें 10 MCQs थे। तो एंट्री टेस्ट में जो कि 20 MCQs होते हैं और ये टेस्ट 100 मार्क्स का था लास्ट ईयर। तो इसमें 10 MCQs आए थे इंग्लिश पोर्शन के, जो कि ग्रामर पोर्शन से भी थे और उसके अलावा वोकैबुलरी वगैरह से भी थे। तो हम 1 बाय 1 इन सारे MCQs को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले अगर आप ऊपर से हेडिंग ज़रूर पढ़ रहे हैं इसकी, तो हेडिंग में ही लिखा है कि ये सारा जो आपको सेंटेंस नीचे दिया हुआ है इसमें उन्होंने 4 जगह पर ABCD पर उसको अंडरलाइन किया है चीज़ों को। तो अब आपने ये देखना है कि कहाँ पर मिस्टेक आ रही है, ग्रामेटिकली या किसी भी तरह से कोई मिस्टेक आ रही है। तो आपने एक ही जगह पर वो मिस्टेक होगी तो आपने उसी को अपने पॉइंट आउट करना है और फिर बबल शीट पर उसी बबल को फिल करना है। अगर ए में प्रॉब्लम है तो ए बबल को फिल करेंगे, बी में है तो बी को, इस तरह। तो मैं पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करूँगी। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। द फ्रेस्को इज़ अ डायनेमिक वर्क that by capturing the energy, humanity and collective achievement of the Detroit workers celebrate all working men and women। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर डैट और विच जैसे वर्ड्स जो होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये उस वर्ड के करीब करीब होते हैं जिनके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डैट है इट इज़ यूज्ड फॉर डायनेमिक वर्क। तो डायनेमिक वर्क, अब वर्क जो है ये एक सिंगल सब्जेक्ट है और आपने ग्रामर का रूल याद रखना है कि सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। अब यहाँ पर जो वर्क है ये सिंगल सब्जेक्ट है तो इसके लिए जो आगे वर्ब आएगा वो भी सिंगल वर्ब होगा। अब इस क्वेश्चन में ये जो सारा पोर्शन है ये बाय कैप्चरिंग द ह्यूमैनिटी से लेकर अचीवमेंट ऑफ द डिट्रॉइट वर्कर्स तक, ये सारा जो डैट के बाद आ रहा है जो कॉमर्स में है लिखा हुआ है, ये सारा पोर्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और अगर हम इसको निकाल भी दें तो सेंटेंस को हम इस तरह पढ़ेंगे, द फ्रेस्को इज़ अ डायनेमिक वर्क डैट सेलिब्रेट ऑल वर्किंग मैन एंड वुमेन। अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि मिस्टेक कहाँ पे है, कि मिस्टेक है सेलिब्रेट पर। सेलिब्रेट जो है होता है ये प्लूरल वर्ब है और जो इसके आगे एस लगा देंगे सेलिब्रेट्स बन जाएगा, तो फिर ये हमारा सिंगल वर्ब बन जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो मिस्टेक है वो पॉइंट नंबर C पे है। तो आप बबल शीट पर इसका जो C वाला बबल है वो वाला फिल कर देंगे। Now moving towards question number 92. Anyone who wants to inspect our books can see for themselves that we are totally overboard। इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है अगर आप देखें तो एनीवन के साथ हमेशा वांट्स, एनीवन जो है वो सिंगल वर्ब होता है तो उसके साथ आपका एनीवन जो है वो सिंगल वर्ब है तो उसके साथ सिंगल सब्जेक्ट है, तो जो वांट है वो भी सिंगल वर्ब है। और उसके बाद जो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी कि ऑप्शन A, B और C ये तीनों के तीनों ठीक हैं। अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी ऑप्शन नंबर D में आ रही है। यहाँ पर लिखा है ओवरबोर्ड। अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो ईडियम होता है वो अबव बोर्ड होता है, ओवरबोर्ड नहीं होता। तो इसका मतलब कि हमारी जो मिस्टेक है इस क्वेश्चन में वो पॉइंट नंबर D पे है। तो आप बबल शीट पर जो D वाला बबल है उसको फिल कर देंगे। Now let's come to question number 93. Can anybody think about a way to raise money? अब अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि थिंक ऑफ और थिंक अबाउट में क्या या इनमें से कौन सा ठीक है। असल में बात यह है कि ये दोनों ही ठीक होते हैं लेकिन इनके मीनिंग्स में काफ़ी कुछ डिफरेंस आ जाता है। थिंक अबाउट की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ पर गौर व फिक्र करना, यानी कि तदब्बुर करना। और थिंक ऑफ जो है इसका मतलब होता है कि किसी आइडिया के बारे में सोचना। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारी स्टेटमेंट है यहाँ पर मनी को रेस करने के आइडिया के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर थिंक अबाउट की बजाय थिंक ऑफ यूज़ करेंगे। तो जो हमारा कहाँ पे मिस्टेक आ रही है पॉइंट नंबर B पे, तो आप बबल शीट पर जो B वाला जो बीटा वाला बबल है उसको फिल कर देंगे। नाउ कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है कि टू गिव वन some idea of rabies horrors one needs only read such descriptions as the following: spasms, restlessness, shudders at the last breath of air, and ardent thirst,
convulsive movements and fits of furious rage। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत लंबी है, इसको देखकर आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि जो लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं इनको आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। अब आपने इसको पहले पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट करना है कि टू गिव वन सम आइडिया ऑफ रेबीज़। रेबीज़ आपको पता होगा कि एक हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है, जो जानवरों स्पेशली कुत्तों के काटने की वजह से होती है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर टू गिव यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नेक्स्ट मूव करें, वन नीड्स ओनली रीड सच डिस्क्रिप्शन। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आप को पॉइंट नंबर बी पे थोड़ा लग रहा होगा, अगर आप ग्रामर पे थोड़े अच्छे हैं, वन नीड्स ओनली रीड सच डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर आना चाहिए था कि वन ओनली नीड्स टू रीड सच डिस्क्रिप्शंस। अब आगे पीछे हो गया, ओनली को पहले आना चाहिए था और नीड्स को बाद में आना चाहिए था ना। तो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर बी पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन मैं आगे सी और डी को भी पढ़ूंगी। रीड सच डिस्क्रिप्शंस एज द फॉलोइंग, तो आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फॉलोइंग के बाद जो हमें ये 2 डॉट्स भी नज़र आ रहे हैं, ये जो एक मार्क है पंक्चुएशन का, ये भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन में यहाँ पे कॉमास हैं और एंड पे एंड फिट्स ऑफ फ्यूरियस रेज, तो बाकी तो सारा बिल्कुल ठीक है। तो मतलब कि वही बात कि जो ऑप्शन नंबर जो पॉइंट नंबर बी है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आना चाहिए था वन ओनली नीड्स टू रीड सच डिस्क्रिप्शन। सो आप बबल शीट पर इस क्वेश्चन के लिए जो बबल नंबर बी है, बी वाला जो बबल है उसको फिल करेंगे। नाउ मूव्स अब हमारे क्वेश्चन 94 हो गए हैं। ओके, अब आगे से क्वेश्चंस जो हैं वो दूसरे तरह के शुरू हो रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हर ऑप्शन पे एक ही सेंटेंस है, उसमें कुछ चेंजिंग्स है। तो आपने देखना है कि इन 4 सेंटेंसेस में से कौन सा एक सेंटेंस जो है वो जो बिल्कुल ठीक है। पहला मैं सबसे ऑप्शन नंबर ए से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। द डोरबेल विल बी रैंकिंग ऑन 8 o'clock। अच्छा, अगर आप छोटी क्लासेस से हमने पढ़ा होता है कि 8 o'clock जब टाइम का होता है तो एट यूज़ होता है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया ना, यहाँ पर तो ऑन आ गया है। ऑन 8 o'clock नहीं होता, हमेशा एट 8 o'clock आएगा। तो पहला ऑप्शन वैसे आप एलिमिनेट कर दें कि ये तो हो ही ना सकता। अब यहाँ पर आपने ठीक वाला चूज़ करना है इन क्वेश्चन में, ठीक है। द डोरबेल रैंग एट 8 o'clock, ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन अब हम नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं। द डोरबेल हैड रंग एट 8 o'clock, द डोरबेल रंग एट 8 o'clock। अब ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें रंग, अगर आपको पता हो तो रिंग, रैंग और रंग जो हैं ये तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, रिंग, रैंग, रंग। और रंग जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो अकेली नहीं आती, उसके साथ हैव या हैड वाला हेल्पिंग वर्ब भी ज़रूर आता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के से पहले हैव या हैड आना चाहिए था। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बच जाते हैं। तो अब आप इसको अगर आप देखें तो अब ये एक सेंटेंस जो है, जो बीटा वाला ऑप्शन है ये पास्ट इंडेफिनिट है, और जो चार्ली वाला है ये पास्ट परफेक्ट है। तो द डोरबेल रैंग एट 8 o'clock और द डोरबेल हैड रंग एट 8 o'clock। इसमें जो मुझे ठीक लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बीटा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो चार्ली है उसमें ये तब ठीक होता क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आ रहा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम अक्सर बिफोर या येट वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, और चूँकि इसमें ऐसा कोई वर्ब नहीं है, वैसे भी सेंस के लिहाज से अगर सेंटेंस की सेंस देखें तो उसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, जो बीटा ऑप्शन है, द डोरबेल रैंग एट 8 o'clock, ये सबसे बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ही होगा, द डोरबेल रैंग एट 8 o'clock। Now moving towards the next question, which is question number 96. ओके, इसके भी उसी तरह 4 ऑप्शंस हैं और एक आपने चूज़ करना है, और ये शायद आपकी टेक्स्ट बुक से, सेकेंड ईयर की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से कहीं ये सेंटेंस आया हुआ है। द लेटर टाउन विद इट्स शेडी स्विमिंग पूल्स एंड इट्स लग्जरियंट ट्रीज एंड प्लांट्स हैज़ ट्रायम्फ्ड ओवर द बारनेस ऑफ द डेजर्ट। आपको ये वाले जो 2 आपको इट्स नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, आई एम सॉरी, यहाँ पर आपको एक ये वाला इट्स और एक ये वाला इट्स, इन दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए। ये जो ऊपर वाला इट्स है इसका मतलब होता है इट इज़ की, ये आगे से कंप्रेस्ड फॉर्म है, लेकिन इट्स इसका मतलब होता है ये पोजेशन को शो करता है, जैसे इट्स बैग या इस तरह इस्तेमाल होता है। तो ये जो पहले वाला है
पहले वाले ऑप्शन में जो इट्स यूज़ हुआ है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे वाला जो इट्स है ये इस्तेमाल होना चाहिए था, तो पहला वाला ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आप नीचे वाले जो 3 ऑप्शन हैं बी, सी और डी, इसमें लेटर, लेटर और लेटर को देखेंगे तो जो लेटर और लेटर और एक और होता है LATER, ये जो फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ हुआ था, इनमें आपको इनका मीनिंग्स अच्छी तरह आना चाहिए। तो ये जो चार्ली में इस्तेमाल हुआ है लेटर, इसका मतलब तो हाथ होता है, ये तो ये ऑप्शन पे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि लेटर टाउन इसका हम उर्दू में मतलब बनना चाहिए था बाद वाला टाउन। तो बाद वाला टाउन जो है उसका बाद वाला जो होता है वो LATTER है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है ये मेरे पास बचे हैं, और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब बी और डी में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इसकी पूरी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें हैव यूज़ हुआ है, और जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें हैज़ यूज़ हुआ है। अब आपने जो आपको इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें भी था कि जो पूरे आपने स्टेटमेंट है उसमें ये जो मिड वाला होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसको 1 मिनट के लिए एलिमिनेट करना है और ऐसे सेंटेंस को पढ़ना है, फिर आपको पता चलेगा। द ऑप्शन नंबर बी को मैं पढ़ूंगी, द लेटर टाउन हैव ट्रायम्फ्ड ओवर द बारनेस ऑफ द डेजर्ट, और जो ऑप्शन नंबर डी है इसको मैं पढ़ूंगी, द लेटर टाउन हैज़ ट्रायम्फ्ड ओवर द बारनेस ऑफ द डेजर्ट। टाउन जो है वो सिंगल वर्ब है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो सिंगल सब्जेक्ट के लिए सिंगल वर्ब भी इस्तेमाल होगा। तो यानी कि टाउन इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट और इसके लिए सिंगल वर्ब हैज़ यूज़ होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 में है, ही बॉट अ पिकासो एट सोथबाइज इन 1970। अब पिकासो और आ पिकासो में डिफरेंस, आ पिकासो, पिकासो, द पिकासो एंड पिकासो। तो अब आप डेल्टा वाले ऑप्शन को तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि एन जो है वो वाउल्स साउंड से पहले आता है और पिकासो वाउल साउंड नहीं है। वाउल साउंड्स AEIOU की जो साउंड्स होती हैं उसको कहते हैं। तो ऑप्शन डेल्टा आप ऐसे एलिमिनेट कर दें। और अब आपको ये मेरे टीचर ने बताया था कि पिकासो और आ पिकासो में डिफरेंस ये है। आई थिंक आपको सभी को पता होगा कि पिकासो वॉज अ पेंटर, एक पेंटर का नाम था जो पास्ट में था, काफ़ी मशहूर पेंटर था। और आ पिकासो जो उसकी पेंटिंग है उसको आ पिकासो कहते हैं। अब सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है बॉट, बॉट यानी कि खरीदना। तो अगर अब आप खुद कॉमन सेंस यूज़ करके बताएं कि कोई इंसान पिकासो जो है वो बंदे पिकासो को खरीदेगा या पेंटिंग को खरीदेगा, तो ऑफ कोर्स ही विल बाय द पेंटिंग ना। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर अल्फा है यही करेक्ट होगा, ही बॉट आ पिकासो। तो यानी कि उसने पेंटिंग को खरीदा। कोई भी इंसान पेंटर को नहीं खरीद सकता, पेंटिंग को खरीद सकता। तो आ पिकासो पेंटिंग के सेंस में आता है, और जो पिकासो है जिससे पहले आ नहीं आ रहा है जैसे ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका मतलब होता है पेंटर। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर अल्फा होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 98। इसकी ये सेंटेंस कंप्लीशन का है आगे से MCQ। तो अगर आप रिपीटर हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि सेंटेंस कंप्लीशन में कैसे हम करते हैं, और अगर फ्रेशर हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आपको ब्रीफली बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 है, सिंस आई ट्राई टू ईट अ हेल्दी डैश डाइट माई मील्स ऑलवेज कंटेन प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट्स। अब नीचे 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शन में वर्ड्स दिए गए हैं और उनमें से कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो इस ब्लैंक को फिल करेगा, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब सेंटेंस कंप्लीशन में एक रूल होता है कि कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है, सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ना है, बाकी जो भी सेंटेंस में चीज़ें दी हुई हैं, और उसके बाद ही आप ब्लैंक को फिल करेंगे। तो अगर मैं अभी ऑप्शंस को नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट है इसको देख रही हूँ कि इसमें मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सिंस आई ट्राई टू ईट अ हेल्दी डैश डाइट, अब हेल्दी डाइट के बारे में बात कर रहा है। माई मील्स ऑलवेज कंटेन प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट्स। उसकी जो मील है, उसका जो खाना है उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं और गोश्त भी है। तो अगर आप बायोलॉजी में थोड़े से अच्छे हों तो आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे ऑप्शंस में सारे वर्ड्स हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैलेटेबल। पैलेटेबल जो वर्ड है इसका मतलब तो वैसे ही टेस्टी होता है, पैलेटेबल का मतलब होता है टेस्टी, तो ये यहाँ पर इतना सूट नहीं कर रहा। अब ये जो ऑप्शन डाल्टा में हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस उन एनिमल्स को कहते हैं, उन जानदारों को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जो यानी कि ग्रीन लीव्स वगैरह को खाते हैं। और जो कार्निवोरस सिर्फ वो होते हैं जो दे ओनली ईट मीट, और जो ओमनीवोरस होते हैं दे ईट बोथ मीट एज वेल एज द वेजिटेबल्स। सो
क्योंकि क्वेश्चन में वेजिटेबल्स का भी जिक्र है, फ्रूट्स और मीट का भी जिक्र है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ब्लैंक में जो सूटेबल होगा वो होगा ऑमनिवोरस, यानी कि क्वेश्चन बन जाएगा सिंस आई ट्राई टू ईट अ हेल्दी ऑमनिवोरस डाइट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 99। इसकी स्टेटमेंट है चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ऐसे सेंटेंसेस में आपने ऊपर देखना है कि ऑपोजिट पूछा गया है या सिमिलर मीनिंग पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो ऑपोजिट यानी कि इसका जो मुतजाद वर्ड होगा वो आपने बताना है कि इसका जीलस का। इसके 4 ऑप्शंस हैं, तो अब जीलस जो होता है ये वर्ड निकला है जील से, ZEAL। जील का मतलब होता है जोश, जज्बा, और जो जीलस होता है इसका मतलब होता है कि इंतहाई पुरजोश होना, एक्साइटेड होना। अब ये एक पॉजिटिव सेंस में आता है वर्ड, अब इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो नेगेटिव सेंस में आएगा। तो अब आप पहला ऑप्शन देखें फर्वेंट। फर्वेंट जो है इसका मतलब भी जीलस की सेंस में आता है, पुरजोश होना बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं, यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने ऑपोजिट बताना है, सिमिलर मीनिंग नहीं बताना। एमिकेबल और एमाइबल ये दोनों भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इनका मतलब फ्रेंडली की सेंस में आता है। और जो एपैथेटिक है ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि एपैथेटिक का मतलब होता है कि बेहिस होना, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये जीलस और एपैथेटिक दोनों ऑपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं। एक तरफ जीलस में इंतहाई जोश और जज्बा दिखाया जा रहा है और एपैथेटिक में ये दिखाया जा रहा है कि आप बेहिस हैं, लिस्टलेस, इनडिफरेंट। तो ये इसका होता है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन नंबर 99 जो है इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो डेल्टा होगा। जीलस का ऑपोजिट एपैथेटिक होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 100। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। क्लोजेस्ट वर्ड ढूंढना है किसका, जुबिलेंट का। जुबिलेंट अगर आपने अच्छा आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे पता है, और जो ऑप्शंस में वर्ड नहीं है वो काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ट्राई तो करनी चाहिए ना कुछ चीज़ों को समझने के लिए। तो जुबिलेंट अगर आपने वर्ड गोल्डन जुबली इस तरह के वर्ड सुने होंगे तो आपको पता होगा कि वो बहुत खुशी के मौके पर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करते हैं। तो गोल्डन जुबली से जुबिलेंट वर्ड से मिलता जुलता लग रहा है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जुबिलेंट का मतलब भी कुछ पॉजिटिव सेंस में खुशी की वाला है, और हमने इसका क्लोजेस्ट वर्ड ढूंढना है। तो इसके जो यहाँ पर जो वर्ड है यूफोरिक ऑप्शन नंबर 40 में, इसका मतलब होता है ओवर जॉयड, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। और जुबिलेंट और ओवर यूफोरिक जो हैं ये दोनों सिमिलर इन मीनिंग हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 100 है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। और जो बाकी वर्ड्स हैं रिवॉइटेड, कैकोफोनिक और थॉर्टेड, इनके मीनिंग नेगेटिव सेंस में आ रहे हैं और ये जुबिलेंट के सिनोनिम्स नहीं हैं। तो यहाँ तक ये सारा था, इसमें सिर्फ 100 MCQs आए थे इस टेस्ट में। तो आपने सारा आई होप कि देख लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।